मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, विगत कक्षा में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लिया था और जितने प्रश्न प्री और मेंस में बनने वाले थे वो प्रश्न मैंने डिस्कस किए हैं। खासकर मैंने वनडे एग्ज़ाम और यूपीएससी पीएससी के बच्चों के जो क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से प्री के पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। मैंने आप लोगों से कल कहा था कि मैं थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन पर बात करूंगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे होता है, इसके बारे में इतिहासकारों की क्या राय है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मित्रों, सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। और मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज़्यादा जो मृण मूर्ति मिली है, मृण मतलब होता है मिट्टी, मूर्ति माने मूर्ति, जो सबसे ज़्यादा मूर्ति मिली है वो मातृ देवी की मिली है। मतलब स्त्री मृण मूर्ति सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो सत्ता को मातृ सत्तात्मक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सत्ता को मातृ सत्तात्मक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता में अवशेष पाए गए हैं, अनाजों के अवशेष घरों में पाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हर घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि मुख्य रूप से की जाती थी। जैसे मान लीजिए मित्रों, मोहनजोदड़ो का मैंने बताया था एक पुजारी का धड़ प्राप्त हुआ है, तो उस पुजारी के धड़ के नीचे वाले भाग पर तिपतिया साल ओढ़े हुए उसका धड़ मिला है। तो ये तिपतिया साल जो था वो सूती कपड़े का था। तो सूती कपड़े का उत्पादन का मुख्य श्रेय सिंधु घाटी वालों को दिया जाता है। मित्रों, तांबे और कांसे, बालों की पिन, चांदी की बनी अंडाकार चूड़ियाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मित्रों, इतिहासकार व्हीलर जो हैं वो बताते हैं कि कहीं कहीं के अवशेष ऐसे मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा थी, लेकिन इसका बहुत बड़े पैमाने पर अभी पता नहीं चल पाया है। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज आदि चीज़ों का उपयोग करते थे। और पशुपालन में गाय, सुअर, बकरी, मछली, घड़ियाल, कछुआ आदि इन सब का प्रयोग करते थे। आर्थिक जीवन में मित्रों इनका मुख्य रूप से कृषि था, पशुपालन था और दस्तकारी मतलब एक ऐसा पेशा होता है जिसमें कढ़ाई, बुनाई, मनके बनाने, तमाम प्रकार के जो शिल्प होते हैं उस समय थे। कृषि की बात करते हैं मित्रों, तो कृषि में ये लोग अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काटते थे और नवंबर के महीने में बोते थे। अप्रैल के महीने में उस फसल को काट लेते थे। और 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई है। वो कौन कौन सी है? गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, सरसों और एक अन्य प्रकार की फसल का उपयोग मिलता है जिसको ब्रॉन्ज की जूसी कहते हैं, आदि प्रमुख हैं। मित्रों, रंगपुर और लोथल एक ऐसा स्थान है जहाँ से चावल के भी प्रमाण मिले हैं। और मित्रों, चावल का विश्व में प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, ये कमेंट बॉक्स से मुझे आप लोग बताएंगे। और मित्रों, एक प्रश्न आज और है कि कृषि का विश्व में प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, ये भी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब बात करते हैं कि पशुपालन की, तो ये बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल, ये आदि जानवर ये पालते थे। कुबड़ वाला सांड सबसे ज़्यादा फेमस था। इससे पता चलता है कि कुबड़ वाले सांड को धार्मिक तौर पे कोई ना कोई मान्यता जरूर प्राप्त थी। मृण मूर्तियों में जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं उसमें गाय का कोई स्थान नहीं मिला है। कोई भी मिट्टी की मूर्ति गाय की कहीं से नहीं मिली है। हाथी का ज्ञान था और हाथी के साक्ष्य हमें गुजरात से मिलते हैं। व्यापार की बात करते हैं मित्रों, तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी इनकी व्यापारिक व्यवस्था। और मेसोपोटामिया से एक सारगौन शासक से मेलुहा नामक एक शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका प्रतीत हम सिंधु घाटी सभ्यता के साथ लगाते हैं। और इसका व्यापार बहरीन, अफगानिस्तान, ईरान, इराक आदि जगहों से ऐसा था। मतलब विश्व में जिन देशों का नाम मैंने अभी भी लिया है, इन देशों से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता रहता था। अब आएंगे शिल्प एवं उद्योग की बात करेंगे मित्रों, तो मनके और मुद्राओं का निर्माण प्रमुख शिल्प था। बर्तन हाथ तथा चाक दोनों पर बनते थे और खासकर लाल रंग के मृदुभांड का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है
कि किस रंग का बर्तन, किस रंग का मृदुभांड सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे मित्रों, तो लाल रंग का। और मित्रों इनके बर्तन पर ज्यामिति एवं प्राकृतिक डिजाइन बनाए जाते थे। इसके अलावा मिट्टी से ईंट का निर्माण, शंख, सीप आदि का निर्माण, सेल खड़ी, सोना चांदी जैसे बहुमूल्य एवं अर्धकीमती पत्थर से सुंदर मनकों का निर्माण किया जाता है। और मित्रों आज का प्रश्न ये है कि मनके बनाने के कारखाने हमें कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से हमें मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। मित्रों बात करेंगे इनके धार्मिक जीवन पर। तो मित्रों पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की छोटी मूर्तियां, मुहर, पत्थर से निर्मित लिंग एवं योनियां, मृदुभांड पर चित्रित चिन्ह से यह परिलक्षित होता है कि मातृदेवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु, जल आदि की पूजा की जाती थी। खासकर अगर एक शब्द में मैं एक लाइन में बोलूं तो सिंधु घाटी के लोग प्रकृति पूजा पर विश्वास करते थे। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री की मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं और एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है। मतलब कुल मिलाकर मातृसत्तात्मक संस्कृति का ये बहुत बड़ा प्रतीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुख वाला एक पुरुष मिला है मित्रों, जो ध्यान की मुद्रा में बैठा है। ऐसा माना जाता है कि ये ध्यान की मुद्रा में बैठा योगी भगवान शिव माने जाते हैं, कि भगवान शिव की, वैसे भगवान शिव की तरह माने जाते हैं, कि भगवान शिव को तब लोग जानते थे, उनकी पूजा पाठ तब होती थी, लेकिन ऐसा माना जाता है उस साक्ष्य के आधार पर। साथ ही मित्रों जल पूजा स्नानागार था, तो जल की पूजा होती थी। हर घर के सामने स्वास्तिक का निशान लगभग मिला है। इसे सूर्य पूजा की उपासना का, सूर्य की पूजा की जाती थी। नाग की पूजा की जाती थी, क्योंकि कुछ मृदुभांड पर सर्प के चिन्ह मिले हुए हैं, सर्पाकार कुछ लिपियां मिली हुई हैं, सर्पाकार कुछ चित्र मिले हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ इस काल के लोग सर्प पूजा में भी विश्वास करते थे। इसके अलावा शिव, शक्ति, पीपल, नाग, लिंग पूजा आदि के रूप में ये लोग पूजा पाठ करते थे। इनका धार्मिक जीवन ये रहा। और मित्रों तौलने का ज्ञान भी था इनको, कैसे नापा तौला जाता है इसका ज्ञान इनका था। क्वेश्चन पूछा गया है कि तौल की इकाई सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी। तो तौल की इकाई सिंधु घाटी सभ्यता में 16 के अनुपात में थी। 16, 64, 160, 320। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं लिपि की। लिपि के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ की लिपि चित्राक्षर थी। 250 से 450 लगभग लिपियाँ यहाँ मिली हैं। उस लिपि का नाम बुस्टोफेडान है। उसको हिंदी में गोमूत्र का लिपि कहते हैं। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसके बारे में हम लोगों ने बात की है। इसको क्या बोलते हैं मित्रों? बुस्टोफेडान लिपि। अब बात करेंगे मित्रों सिंधु सभ्यता के पतन की। तो गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर कहते हैं कि बाह्य आक्रमण हुआ था, आर्य आक्रमण हुआ था, इस वजह से यह सभ्यता समाप्त हुई। जॉन मार्शल, मैके, एस.आर. राव कहते हैं कि बाढ़ आया था, इसलिए यह सभ्यता समाप्त हो गई। R.L. स्टाइन, A.N. घोष कहते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हुआ और प्रकृति के द्वारा ये सभ्यता विध्वंस हो गई। M.R. साहनी कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ जिसकी वजह सभ्यता समाप्त हो गई। जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता की वजह से यह सभ्यता समाप्त हो गई। K.U.R. कैनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा आने की वजह से यह सभ्यता समाप्त हो गई। मित्रों हड़प्पा सभ्यता के पतन में कोई एक मत उत्तरदायी नहीं माना जाता, क्योंकि सभ्यता का पतन एक छोटे से क्षेत्र में हो सकता है लेकिन एक विस्तृत क्षेत्र में नहीं। तो कोई एक मत कारण में हम नहीं लिख सकते हैं कि इस वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। वहाँ के स्थलों को देखकर यह प्रतीत होता है कि ये सारे कारण रहे होंगे सिंधु सभ्यता के पतन में, थोड़े थोड़े। तो मित्रों हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। इसको आद्य इतिहास के नाम से भी जाना जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है। इसका प्रमाणित जो तिथि है 2500 से 1500 ईसा पूर्व है। आर्थिक जीवन कैसा था मैंने बात किया, सामाजिक जीवन कैसा था मैंने बात किया, राजनीतिक जीवन मैंने बात किया कि योद्धा, व्यापारी, श्रमिक और ब्राह्मण जैसे वर्गों में बटा हुआ था, लेकिन जो मुख्य प्रशासन था वो वणिकों के हाथ में था। तो मित्रों हड़प्पा सभ्यता में इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ जानना होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता में जितने प्रश्न प्री और के हिसाब से बनते थे हमने आपसे डिस्कस कर लिए। मेंस के हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने आपसे डिस्कस कर लिए। क्योंकि देखिए मित्रों जब भी हम मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं
तो हम हमेशा कोशिश ये करें कि किताब से पढ़ें या वीडियोस देख कर पढ़ रहे हो आप, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, कोशिश ये करें कि जो भी हमें व्यक्त करना है, जो भी हमें लिखना है मित्रों, वो हमेशा अपने शब्दों में लिखें। सबसे बड़ी चूक परीक्षार्थियों से यही हो जाती है कि वो किताबी भाषा को पेपर में जाके उतार आते हैं। ऐसा जब स्टूडेंट था तो मेरी भी समस्या यही थी, लेकिन ऐसा आप लोग ना करें। हमेशा अपने शब्दों का प्रयोग, और जितना मित्रों आप सरल और सुस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे मित्रों, एग्जामिनर उतना ही ज़्यादा अच्छा नंबर आपको देता है। तो सिंधु सभ्यता में जितनी बातें हो चुकी हैं वो आज इतना पर्याप्त है। मित्रों, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ 10+2 के बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देके जो आए हुए हैं, फ्यूचर IAS एकेडमी और उसकी टीम उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए उनको इनवाइट कर रही है कि फ्यूचर IAS एकेडमी की टीम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और जिनका सपना UPSC PSC एग्ज़ाम को क्रैक करना है मित्रों, वो संस्थान से आके जुड़ जाएं, एक कड़ी बना लें। क्योंकि 10+2 में बच्चे जब होते हैं मित्रों, तो यह उनके लिए इतना स्वर्णिम समय होता है UPSC एग्ज़ाम को क्रैक करने का, क्योंकि 3 साल उनको साफ साफ मिल जाता है अपने को पढ़ाई करने का भी, अपने स्तर से पढ़ाई करने का। और मित्रों, UPSC का सिलेबस कितना भी जल्दी ख़त्म किया जाए, लेकिन 16 से 17 से 18 महीने लग जाते हैं अगर सही से पढ़ाई की जाए तो इंटर के बाद जो बच्चे आ रहे हैं उनसे ये मेरा एडवाइस है, बच्चों आप लोग UPSC की तरफ फोकस करो। आप देश के भविष्य हो और आने वाले समय में आप लोग UPSC एग्ज़ाम में स्थापित हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और कोचिंग से जुड़ें मित्रों, और हमारे हर प्रश्न का उत्तर दें, और हर प्रश्न पे कमेंट जरूर किया करें। और कोई यदि आपको सिंधु घाटी सभ्यता में इसके अलावा कुछ पूछना हो मित्रों, तो मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर 8299033374 पर अलग से आप पूछ सकते हैं। मैं हमेशा उन विद्यार्थियों का सपोर्ट करूंगा जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैं हमेशा अग्रसर हूं। और जाते जाते एक संदेश और, कि जिन बच्चों के पास NCERT नहीं है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके बताएं कि मेरे पास NCERT नहीं है। संस्थान सुबह 10 बजे तक खुला रहता है, शाम को 5 से 8 खुला रहता है। संस्थान में आके ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करें, और इस वीडियो को, इस चैनल को जितना ज़्यादा आप प्रमोट करोगे, जितने ज़्यादा आप लाइक करोगे, जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे, विश्वास करो मित्रों, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप अपने ही क्षेत्र में बैठकर UPSC PSC SSC रेलवे आने वाले समय में हर एक एग्ज़ाम को किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप घर बैठ के पढ़ेंगे। मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है। लेकिन इसके सब्सक्राइबर बढ़वाना और इसको लाइक करना, इस वीडियो पर कमेंट करना, ये मैं तो कर नहीं सकता हूँ। तो इसमें आप लोग ही इस एकेडमी को आगे लेके जा सकते हैं, आप लोग ही फ्यूचर एकेडमी परिवार को आगे लेके जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं हर एक विद्यार्थी, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर IAS एकेडमी के परिवार का हिस्सा बने। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं आज का ये वीडियो, आज की ये क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।